डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बंगाल चुनाव में सीएम साय का असर, बंगाल की जीत में छत्तीसगढ़ मॉडल कामयाब। सीएम साय ने जहां जहां प्रचार किया वहां जीती भाजपा। बंगाल में अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित 16 सीटों पर किया प्रचार, सभी जगहों पर जीती बीजेपी। बंगाल में ममता बनर्जी के हार के बावजूद इस्तीफा नहीं देने पर छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता सिंह देव ने जताई हैरानी। कहा, संविधान की हार के बाद पद पर बने रहने का कोई प्रावधान नहीं। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या पर झारखंड बीजेपी में नाराजगी। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता का दावा, ये एक राजनीतिक हत्या। प्रतुल शाहदेव ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। स्टेट लाइव की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करके। पश्चिम बंगाल में भाजपा की प्रचंड जीत में अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित सीटों का अहम योगदान रहा है। बंगाल में 16 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित हैं, जिनमें सभी पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। इसके पीछे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को चुनाव प्रचार में उतारने की भाजपा की रणनीति कामयाब रही। विष्णुदेव साय ने जिन जिन सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया, वहां पार्टी को जीत मिली है। साय फैक्टर, जंगल महल जैसे अनुसूचित जनजाति बहुल इलाकों में काम किया गया। सीएम विष्णुदेव साय झारग्राम जिले के झारग्राम, बिनपुर, नयाग्राम और गोपीबल्लभपुर विधानसभा सीटों के भाजपा उम्मीदवारों के नामांकन में शामिल हुए और उनके समर्थन में रैलियां की। चारों विधानसभा क्षेत्रों में सीएम विष्णुदेव साय का प्रचार काफी चर्चा में रहा। इसकी वजह से इन सीटों पर आदिवासी वोटरों का झुकाव भाजपा की तरफ रहा और टीएमसी को बहुत बड़ा झटका लगा। झारग्राम लोकसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, जबकि यहां की झारग्राम और गोपीबल्लभपुर विधानसभा सीट सामान्य श्रेणी के लिए और बिनपुर एवं नयाग्राम विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में लंबे समय से जंगल महल के इलाके को स्विंग जोन के रूप में जाना जाता है, जहां आदिवासी वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक कहावत है कि जंगल महल जिसका, बंगाल उसका। यहां की इस स्थिति को देखते हुए ही भाजपा ने सीएम विष्णुदेव साय को इन क्षेत्रों में चुनाव प्रचार के लिए भेजा था। मुख्यमंत्री साय ने जिन जगहों पर प्रचार किया, वहां बीजेपी को 2 से 5% वोट की स्विंग देखने को मिली और बीजेपी उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। बीजेपी प्रत्याशी लक्ष्मीकांत साहू झारग्राम सीट से 38,147 मतों से जीते, तो अमिय किस्कू को नयाग्राम में 6,424 वोटों से जीत मिली। इसी तरह गोपीबल्लभपुर में राजेश महाता को 26,675 वोटों से जीत मिली है। उन्होंने टीएमसी के अजीत महाता को शिकस्त दी। बिनपुर से बीजेपी के डॉक्टर प्रणत टुड्डू 22,977 मतों से जीते हैं, जिन्होंने टीएमसी बीरबा हंसदा को हराया। सीएम विष्णुदेव साय ने पश्चिम बंगाल की राजनीतिक स्थिति और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री ने भाजपा सरकार बनने को नई आजादी बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में की सराहना की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय तक कम्युनिस्ट और फिर टीएमसी की सरकार रही, जहां लोग एक तरह से कैद जैसे माहौल में थे। उन्होंने कहा कि अब वहां की जनता ने भाजपा को आशीर्वाद देकर सरकार बनाई है, जिससे लोगों को नई आजादी मिली है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि अपराधों पर सख्ती से कार्रवाई होगी और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तेजी से विकास होगा। मुख्यमंत्री ने पहलगाम की घटना में मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि जिन माता बहनों का सिंदूर उजड़ा है, उनके परिवारों के सुख दुख में पूरा देश साथ है। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए देश ने इसका जवाब दिया है और इसमें शामिल जवानों के साहस को नमन किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आज का भारत नया भारत है, जो किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन छेड़ने वालों को छोड़ता भी नहीं और दुश्मन को घर में घुसकर जवाब देता है।
छत्तीसगढ़ के बस्तर में नवाचार को लेकर के आयोजित इनोवेशन महाकुंभ 1.0 के समापन कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, वन मंत्री केदार कश्यप और वित्त मंत्री ओपी चौधरी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश को $4 ट्रिलियन बनाने के लिए बढ़ते बाजार में बस्तर के युवाओं के लिए कई संभावनाएं हैं। आने वाला समय बस्तर का है। नक्सलवाद के खात्मे के बाद बस्तर में नवाचार और विकास काफी तेजी से होगा। बस्तर इनोवेशन महाकुंभ 1.0 में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शामिल होकर युवाओं का उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बस्तर में विकास की अपार संभावनाएं हैं और युवा पीढ़ी विकास में अपनी सहभागिता दे सकती है। सीएम साय ने कहा कि देश तेजी से विकसित हो रहा है और स्टार्टअप एवं इनोवेशन की संभावनाएं काफी ज्यादा हैं। विशेषकर बस्तर जैसे क्षेत्रों में युवाओं को अपने कौशल विकास और क्षमता विकास पर निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। केवल शैक्षणिक संस्थान की डिग्री के भरोसे ही बैठना सही नहीं है, बल्कि एंटरप्रेन्योरशिप और जोखिम लेकर युवा बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं। उन्होंने बस्तर में युवाओं को वन उत्पाद, पर्यटन, कला, संस्कृति और इसी से जुड़ी गतिविधियों पर नवाचार करने की सलाह दी है। गौरतलब है कि शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय इनोवेशन महाकुंभ के जरिए समूचे बस्तर के विश्वविद्यालय में विभिन्न कोर्स और उनसे जुड़े प्रयोगात्मक अध्ययन पर जोर दिया गया, जिससे युवा पीढ़ी इनोवेशन और रोजगार के नए अवसरों का सृजन कर सके। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि मां दंतेश्वरी की पावन भूमि बस्तर जगदलपुर में और शहीद महेंद्र कर्मा यूनिवर्सिटी के इस परिसर में 2 दिन का इनोवेशन महाकुंभ का आयोजन हुआ था, जिसमें अन्य जगहों से भी विषय विशेषज्ञ पधारे और जिसमें यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ साथ हमारे जो आत्मसमर्पित बच्चे भी हैं और बस्तर संभाग के बच्चे हैं। सबने 2 दिन तक यहाँ पर हमारे विषय विशेषज्ञों को सुना है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद वहां की राजनीति में मचे घमासान पर छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया है। चुनाव में हार के बावजूद ममता बनर्जी द्वारा मुख्यमंत्री का पद न छोड़ने की खबरों पर सिंहदेव ने हैरानी जताई है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि संवैधानिक व्यवस्था में हार के बाद पद पर बने रहने का कोई प्रावधान नहीं है। सिंहदेव ने लोकतांत्रिक मर्यादाओं का हवाला देते हुए कहा कि सदन का कार्यकाल निश्चित होता है और राज्यपाल नियम अनुसार बहुमत प्राप्त दल को ही सरकार बनाने का न्योता देते हैं। उन्होंने कहा कि संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत हार स्वीकार करना अनिवार्य है। सिंहदेव ने ममता बनर्जी के रुख पर सवाल उठाते हुए कहा कि सदन का कार्यकाल महज 5 साल का होता है। ऐसे में कार्यकाल खत्म होने या हार के बाद पद पर चिपके रहना समझ से परे है। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुसार राज्यपाल बहुमत हासिल करने वाली पार्टी को आमंत्रित करेंगे और नई सरकार का गठन करेंगे। राजनांदगांव में अपहरण के प्रयास की घटना के बाद भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने पद्मश्री सम्मानित प्रसिद्ध समाज सेविका फूलबासन बाई यादव से मुलाकात की। वे बुधवार को राजनांदगांव जिले के ग्राम चवेली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने उनकी सुरक्षा व्यवस्था और हालिया घटनाओं पर गहरी चिंता जताई। मीडिया से बातचीत में देवेंद्र यादव ने कहा कि फूलबासन बहन के साथ हुई घटना जांच का विषय है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पुलिस प्रशासन और शासन को इसकी गहराई से जांच करनी चाहिए। सामने दिख रहे चेहरे के पीछे कई अन्य चेहरे छुपे हो सकते हैं। फूलबासन यादव से बात करने के बाद यह बात स्पष्ट रूप से समझ में आ रही है। विधायक ने फूलबासन बाई की सामाजिक सेवाओं की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि यह महिला दूर दराज के वनांचल क्षेत्रों में भी बिना थके काम कर रही है। गरीब महिलाओं के स्वास्थ्य, छोटे बच्चों की देखभाल और उनके उत्थान के लिए उन्होंने 25 किलोमीटर पैदल चलकर सेवा की है। हजारों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में उनका योगदान सराहनीय है। ऐसी समर्पित महिला की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार को उनकी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करनी चाहिए। देवेंद्र यादव ने छत्तीसगढ़ की वर्तमान कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस समय डर का माहौल व्याप्त है। चाकूबाजी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। बच्चों में चाकू चलाने का हौसला बढ़ गया है, जो मुख्य रूप से नशे के कारण हो रहा है। छत्तीसगढ़ को शांति के लिए जाना जाता था, लेकिन आज यहां अपराध की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। नशे की समस्या युवाओं और बच्चों को बर्बाद कर रही है।
पश्चिम बंगाल में बुधवार की देर रात मुख्यमंत्री पद के दावेदार शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी गई, जिससे बंगाल के साथ साथ झारखंड सहित पूरे देश में राजनीतिक गर्मा गई है। इस हत्या से नाराज झारखंड प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो के माध्यम से उन्होंने इस हत्या को राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है। वीडियो में भाजपा प्रवक्ता ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की निर्मम हत्या ने पूरे पश्चिम बंगाल की जनता की चेतना को झकझोर कर रख दिया है। चंद्रनाथ जो भवानीपुर सीट में बहुत सक्रिय थे और वहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव हार गई, मगर लोकतंत्र में हिंसा का स्थान नहीं होता। प्रतुल शाहदेव ने दावा किया कि प्रथम दृष्टया ये राजनीतिक हत्या प्रतीत होती है और पश्चिम बंगाल के पुलिस को अविलंब हत्यारों की शिनाख्त करके गिरफ्तारी करनी चाहिए। धनबाद जिले के तीसरा थाना क्षेत्र के गोलक डी स्थित भाकपा माले के धनबाद जिला सचिव बिंदा पासवान के घर पर अपराधियों ने बमबाजी और फायरिंग का दहशत फैला दिया। वहीं इस घटना की सूचना पर निरसा विधायक अरूप चटर्जी, सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो उनके घर पहुंचे और घटना से अवगत हुए। घटना को लेकर बिंदा पासवान के भतीजा शुभम पासवान ने थाना में शिकायत किया है। घटना को लेकर बिंदा पासवान ने बताया है कि देर रात करीब 20 से 25 अपराधी आए और बाहर बैठे घर के लोगों पर हमला कर दिया, मारपीट किया गया। जब वो हल्ला सुनकर आसपास के लोग पहुंचे तो अपराधी भागते भागते कई राउंड फायरिंग किए और बमबाजी भी की। यह हमला जान मारने की नीयत से किया गया था और इस दौरान अपराधियों का 2 मोटरसाइकिल भी यहां छूट गया, जिसे ग्रामीणों ने थाना को सुपुर्द कर दिया है। वहीं विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि बढ़ते राजनीतिक लोकप्रियता के कारण यह हमला हुआ है। जिला सचिव पर अपराधियों द्वारा घर पर हमला करना निंदनीय है। वहीं विधायक चंद्रदेव महतो ने कहा कि इस हमले से हम लोग डरने वाले नहीं हैं, इसका हम लोग डट कर सामना करेंगे। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महेश शरद चंद्र सोनक ने कल जनगणना 2027 के प्रथम चरण अंतर्गत अपनी स्वगणना पूरी कर जनगणना की प्रक्रिया को सफल बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। इस अवसर पर झारखंड उच्च न्यायालय के महानिबंधक सत्य प्रकाश सिन्हा ने भी अपनी स्वगणना पूर्ण की है। इस अवसर पर स्वगणना की प्रक्रिया को सफल बनाने के उद्देश्य से रांची के प्रधान जनगणना पदाधिकारी सह उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री, जनगणना निदेशक झारखंड राज्य प्रभात कुमार, संयुक्त निदेशक जनगणना डॉक्टर सत्येंद्र कुमार गुप्ता एवं जिला सांख्यिकी पदाधिकारी शेषनाथ बैठा भी उपस्थित नजर आए। आपको बता दें कि इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए मंजुनाथ भजंत्री ने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा जनगणना प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के इस कदम को जनगणना 2027 को सफल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है और यह स्वगणना पूरे राज्य में जनगणना जागरूकता को बढ़ावा देने और 100% कवरेज सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जा रही है। धनबाद में आतंक और रंगदारी का पर्याय बन चुके कुख्यात अपराधी प्रिंस खान गैंग को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। गैंग के प्रमुख सदस्य सैयद अब्बास नकवी उर्फ सैफी उर्फ मेजर को कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर धनबाद लाया गया, जहां पूछताछ में कई सनसनीखेज राज सामने आए हैं। बुधवार को धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि धनबाद पुलिस की गिरफ्त में आया सैयद अब्बास नकवी उर्फ मेजर प्रिंस खान गैंग का वह अहम सदस्य है जो पिछले कई वर्षों से जिले में बंद है, रंगदारी, गोलीबारी और बमबाजी जैसी वारदातों को अंजाम देने में सक्रिय था। पुलिस पूछताछ में मेजर ने करीब 3 दर्जन मामलों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इसके साथ ही उसने बताया कि वह गैंग के लिए तकनीकी और वित्तीय मैनेजमेंट संभालता था, जैसे वर्चुअल नंबर उपलब्ध कराना, धमकी भरे कॉल करना और रंगदारी की रकम को हवाला, बैंक ट्रांसफर और बिटकॉइन के जरिए प्रिंस खान तक पहुंचाना। पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ कि पुलिस दबाव के कारण प्रिंस खान दुबई से भागकर पाकिस्तान में शरण के लिए हुए हैं और प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ गया है। मेजर ने बताया कि गैंग में दरार भी आ गई है और पाकिस्तान जाने को लेकर मतभेद के बाद उसे गैंग से अलग कर दिया गया। मेजर ने कई बड़े आपराधिक
मामलों का भी खुलासा किया, जिसमें रंजीत सिंह हत्याकांड, नन्हे खान की हत्या, उपेंद्र सिंह मर्डर केस और कई व्यवसायियों पर गोलीबारी व बमबाजी की घटनाएं शामिल हैं। वर्ष 2023 में रिकवरी एजेंट उपेंद्र सिंह की हत्या उसकी ही पत्नी ने एक षड्यंत्र के तहत प्रिंस खान की मदद से कराई थी। बताया जाता है कि उपेंद्र सिंह की पत्नी का किसी अन्य के साथ अवैध संबंध था और यही उपेंद्र की मौत का कारण बना, जिसमें प्रिंस खान ने उसकी पत्नी की मदद की थी। इसके अलावा उसने ये भी बताया कि गैंग ने 100 से ज्यादा बैंक खातों का इस्तेमाल रंगदारी की रकम के लेन देन के लिए किया। चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि गैंग द्वारा दहशत फैलाने के लिए कुछ मीडिया से जुड़े लोगों का भी इस्तेमाल किया गया, जबकि कई सफेदपोश और राजनीतिक संपर्कों की भी जांच चल रही है। एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि पूछताछ में सैफी ने बताया कि प्रिंस खान नशीली दवाओं का आदी वह और बेदवास होने तक नशा करता रहता है। सैफी के अनुसार उसके अलग होने के बाद प्रिंस खान के गैंग का संचालन उसका भाई गोपी खान का साला ऋत्विक खान, उनका एक अन्य रिश्तेदार आदिल, प्रिंस खान की 2 पत्नियां दुबई में रहकर कर रही हैं। इसके अलावा प्रिंस खान के भारत में रह रहे 2 भाई एवं अन्य रिश्तेदार भी उसके गैंग को मदद पहुंचा रहे हैं। सैफी के अनुसार कुछ महीने पहले तक धनबाद से करीब 1 करोड़ रुपए हर महीने रंगदारी वसूल कर रहा था, जो अब काफी कम हो गया है। एसएसपी ने बताया कि अभी भी धनबाद के कई हिस्सों से व्यापारियों द्वारा प्रिंस खान को रुपए भेजे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब प्रिंस खान को रुपए भेजना बंद करें, क्योंकि अब आप प्रिंस खान को पैसे भेजते हैं तो समझिए आप एक आतंकवादी को आर्थिक मदद पहुंचा रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है और प्रिंस खान गैंग से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश में लगातार छापेमारी जारी है। अब बात करेंगे बिहार की खबरों का रुख करके, जहां शेखपुरा जिले के सिरारी थाना क्षेत्र अंतर्गत कैथमा गांव के समीप पहले से घात लगाए पति दीपक कुमार ने पत्नी प्रतिमा देवी को दिन दहाड़े गोली मार दी। गोली लगने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। जब ग्रामीणों ने आरोपी को चारों तरफ से घेर लिया तो बदमाश ने ग्रामीणों पर भी हमला बोल दिया और हवाई फायरिंग कर दिया। गुस्साए ग्रामीणों ने दीपक कुमार को पीट कर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही सिरारी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर के द्वारा प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया गया। मृतक सनकी पति की पहचान नवादा जिले के वारसलीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मिल्की सुल्तानपुर गांव निवासी दीपक कुमार के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गोली से घायल महिला प्रतिमा देवी कैथमा गांव अपने मौसी के घर आई हुई थी और आज वापस आने अपने घर जा रही थी। इसी दौरान पति ने घटना को अंजाम दे दिया। मौके पर शेखपुरा एसपी बलिराम कुमार चौधरी सदर अस्पताल पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी ली। पत्रकारों से बात करते हुए एसपी ने बताया कि पति ने पत्नी को गोली मारी है। जांच पड़ताल चल रही है। घटनास्थल से हथियार और खोखा भी बरामद किया गया। पुलिस अपने स्तर से कार्रवाई कर रही है। घायल की मौसी ने बताया कि प्रतिमा मेरे घर कैथमा गाँव आई थी और आज वापस घर जा रही थी। इसी दौरान घटना को अंजाम दिया गया। घायल महिला प्रतिमा का मायका अरियरी थाना क्षेत्र के सुमका गांव में है। घायल महिला को एक 5 वर्ष लड़का भी है। प्रथम दृष्टया घटना का कारण पति पत्नी का विवाद प्रतीत हो रहा है। कचमा के पास में एक घटना घटी जिसमें कि पति पत्नी जो है ये लोग कहीं ऑटो से कचमा से जा रहे थे। उसी दरमियान पति अपनी पत्नी को गोली मार दिया। गोली मारने के दरमियान जो है महिला जख्मी हो गई और उस ऑटो में जो और अन्य यात्री बैठे हुए थे उसमें एक बच्चा भी था, यात्री के रूप में था, जो कि गिर गया। गिरने से उसे चोट लगी है। उसे डॉक्टर ने बताया कि उसे गोली नहीं लगी है। गोली मार करके जब वो भाग रहा था उसी दरमियान आसपास के पब्लिक गोली की आवाज़ सुन करके दौड़े और दौड़ने के पश्चात अभियुक्त प्रदीप कुमार को पकड़ने की कोशिश किए, जिस दरमियान वो पब्लिक के ऊपर भी फायरिंग कर दिया, जिसके कारण पब्लिक ने उसे पकड़ करके मारपीट किया। मारपीट करने के क्रम में वो भी जो है काफी जख्मी हो गए हैं, जिनका इलाज चल। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की खबरों की, जहां उल्लासनगर से मानवता को झकझोर देने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पति की जान बचाने के लिए पत्नी द्वारा अपनी किडनी दान करने के बाद भी इलाज के नाम पर लाखों रुपए की ठगी किए जाने का आरोप सामने आया है। इस मामले में पीड़िता ने अपने ही फैमिली डॉक्टर समेत 7 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार चिंचचपाड़ा क्षेत्र निवासी दीपाली चौहान ने अपने पति की जान बचाने के लिए अपनी किडनी दान की थी।
किडनी ट्रांसप्लांट के बाद उनके पति को गंभीर संक्रमण हो गया, जिससे उनकी हालत फिर बिगड़ने लगी। इसी दौरान परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर गौरव धर्मा नायर ने नए किडनी डोनर की व्यवस्था कर ऑपरेशन कराने का भरोसा दिलाया। आरोप है कि डॉक्टर ने मौसमी विश्वास, जयदेव विश्वास और अन्य लोगों से परिचय करवाकर इलाज और डोनर की व्यवस्था के नाम पर 2 जुलाई 2025 से 7 मार्च 2026 के बीच पीड़िता से नकद और ऑनलाइन माध्यम से कुल 31,67,860 रुपये वसूल लिए। हालांकि इतनी बड़ी रकम लेने के बावजूद ना तो कोई किडनी डोनर उपलब्ध कराया गया और ना ही ऑपरेशन कराया गया। ठगी का एहसास होने पर दीपाली चौहान ने बिठवाड़ी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। तिलवाड़ी पोलीस स्टेशन अंतर्गत दिनांक 4 मई रोजी ये FIR दाखिल है। इसमें जो फिर्यादी है उनके पति को किडनी ट्रांसप्लांट करने के उपरोक्त पर उन्होंने लगभग 32 लाख रुपए की डिमांड इन आरोपियों ने की। इसमें से एक डॉक्टर है और बाकी 6 अन्य आरोपी है जो भिवंडी, आगरीपाड़ा, मुंबई और वेस्ट बंगाल से संबंधित है। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।